सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है 12वीं क्लास की 4th यूनिट, 12th क्लास की 4th यूनिट के अंदर टॉपिक चल रहा था। इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल थे, हमने वो सॉल्व किए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उसका हम डेरिवेशन की बात करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया, देखिए यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, और इसके अंदर टॉपिक चलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी बन के आता है इसके अंदर। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके अंदर अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग जब हम निकालते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए H2 की अभिक्रिया हमने किसके साथ में? Cl2 के साथ में करवाई है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य की रोशनी में अभिक्रिया करवाई, तो क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। लेकिन यहाँ यदि हम अभिक्रिया की कोटि की बात करें, तो इसके अंदर देखिए हमने देखा था जब H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में सूर्य की रोशनी में प्रकाश की उपस्थिति में हम करवाते हैं, तो एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है जिसका वेग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। बहुत तीव्र गति के साथ में क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हम इसकी कोटि की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं R बराबर K, और H2 की कंसंट्रेशन हमने लिखा था 0 और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी?
0। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल होता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल ले यहाँ पर। देखिए यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें 2NH3, इसकी अभिक्रिया हम Fe और MO ये उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे आगे जा कर के। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं Fe आयरन और मोलिब्डेनम MO, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इसके लिए यदि हम बात करें तो Fe और MO की प्रेजेंस में यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, N2 और 3H2, N2 और 3H2। ठीक है, ये है। अब इसका वेग ज्ञात करेंगे हम, R बराबर क्या आएगा, K, और ये NH3 की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी आती है, 0 आती है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। ये भी क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब शून्य कोटि अभिक्रिया के जो समाकलित वेग समीकरण होता है उसको हम अनेक प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं। पहले हम एक तरीका अपनाएंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम इसके समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करेंगे। ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे t बराबर 0 समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0, t बराबर 0 समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बराबर क्या लिखेंगे, R0। t बराबर 0 समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता कितनी आएगी, R0। t समय पर अभिकारकों या t बराबर t मीन्स कुछ ना कुछ समय या फिर t समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता कितनी आ गई, R। ठीक है, अब देखिए हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से ज्ञात करेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है।
मीन्स शून्य कोटि के लिए R0 के क्या होगा, ये समानुपाती होगा। क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगा, समानुपाती। अब देखिए हम इसकी अवकलित वेग समीकरण देखेंगे। तो देखिए अवकलित वेग समीकरण के लिए dr अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की कंसंट्रेशन कितनी, 0 की। ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट जो भी अभिक्रिया का वेग हम देखते हैं तो उसके अंदर क्रियाकारकों की सांद्रता के अंदर कमी आती है, उत्पादों की सांद्रता के अंदर वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए क्रियाकारकों की सांद्रता के अंदर कमी आती है तो हम कौन सा साइन काम में लेंगे, माइनस साइन। तो dr अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R0 के। ठीक है ना। अब देखिए इसको यदि हम समानुपाती को हटाते हैं तो क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक। तो dr अपॉन dt बराबर आएगा K0, R की कंसंट्रेशन कितनी, 0। ठीक है। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं यदि r बराबर 0, इसको यदि इकाई माना जाए, यदि r की पावर कितनी, 0 को, या फिर r बराबर 0 है, ठीक है ना, यदि r बराबर इकाई माना जाए तो देखो इसको इकाई माना जाएगा तो क्या आएगा, माइनस dr की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर क्या आएगा, K0। किसी को भी यदि इकाई मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने इकाई माना, इसको इकाई 1 माना, तो इसको यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस dr अपॉन dt बराबर कितना आ गया, K0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारी ये क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है। समीकरण 2 को हम अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। यहाँ हम ये लिख सकते हैं, समीकरण 2 को अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है। देखिए समीकरण 2 से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, यहां से dr बराबर हम लिख सकते हैं, ये dt इधर आ सकता है। ठीक है। तो माइनस dr की कंसंट्रेशन बराबर K0 और ये क्या है, dt। ठीक है ना। इसको दिया हमने, ये जो इक्वेशन है इसका दोनों हम यहाँ दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 3 और समीकरण 3 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन dr बराबर इंटीग्रेशन, ये K0 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये dt, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करने पर dr का जो इंटीग्रेशन आता है वो r आता है, और K0 dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, समाकलन स्थिरांक आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r की कंसंट्रेशन बराबर K0 और ये dt का इंटीग्रेशन t प्लस में क्या है, c, और ये जो c है वो है समाकलन स्थिरांक। ये तो इक्वेशन नंबर 4 आएगी। c बराबर क्या है, यहाँ समाकलन, c बराबर समाकलन
स्थिरांक या नियतांक, समाकलन नियतांक। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिए इसके अंदर हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या लगाते हैं? यदि r बराबर r0 हो तो t बराबर t0, इसके अंदर लिमिट लगाएंगे हम। तो लिमिट लगाएंगे तो r बराबर r0 तो t बराबर t0। ठीक है, देखिए यदि t बराबर 0 हो तो r बराबर क्या आएगा? r0। ये लिमिट लगा रहे हैं हम। तो इसके अंदर देखिए t बराबर 0 रखेंगे, r की जगह r0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, समीकरण 4 से। तो यहाँ माइनस r0 बराबर k0 इंटू t का मान 0 प्लस में क्या आएगा c। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो माइनस r0 बराबर c, मीन्स c बराबर क्या आ गया? हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, c बराबर माइनस r0। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए समीकरण 5 से c का मान हम समीकरण 4 के अंदर रखेंगे। देखिए इसको आगे सोल्व करते हम। समीकरण 5 से c का मान, समीकरण 5 से c का मान समीकरण 4 में रखने पर, और यदि हम 4 के अंदर रखेंगे तो देखिए माइनस r, ठीक है, बराबर k0 t, और ये c का मान कितना आ रहा है? माइनस r0। ठीक है, यहां देखिए हम यहां से हम k0t इसको ज्ञात करें तो ये आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा r0 बराबर r0 माइनस r। ठीक है, और यहां से हम k0 ज्ञात करेंगे या k0 ज्ञात करेंगे तो आएगा r0 माइनस r अपॉन क्या आएगा? t। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है? 6। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये जो समीकरण जो 6 होती है इससे हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण 6 को हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कह सकते हैं। अब देखिए इसको हम यदि x माने, r0 माइनस r को क्या माने? हम x मानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर x अपॉन t। इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर कितना? 7। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ की हम बात करें तो x और t, इसके लिए हम यदि ग्राफ की बात करें तो हमारे को r, और यदि समय के लिए हम बात करें, ठीक है, t के लिए हम बात करें, r और t के लिए हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसके लिए देखिए हमारा जो ढाल प्राप्त होगा वो ये r और ये क्या है? t, और इस प्रकार से हमारे को ग्राफ प्राप्त होता है और ये आएगा ढाल। ठीक है, ये k0। ग्राफ की बात हम अगली क्लास के अंदर भी करेंगे, इसको आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे।
जो अभिक्रिया होती है उसको आधा होने में, आधा पूर्ण होने में जो लगने वाला समय होता है वो उसका क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो देखिए इसका यदि हम अर्धायुकाल ज्ञात करें, टी हाफ की बात करें, तो इसके टी हाफ के लिए समीकरण 7 से हम ज्ञात करेंगे। अर्धायुकाल टी हाफ अर्धायुकाल टी हाफ डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में लगा समय, आधा होने में लगा समय उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, अर्धायुकाल। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इक्वेशन नंबर आ रही थी, इक्वेशन नंबर लास्ट की हम 7 की बात करें तो अर्धायुकाल के लिए यदि हम समय की बात करें, अर्धायुकाल के लिए समय t बराबर कितना आएगा, टी हाफ, t बराबर कितना आ जाएगा, टी हाफ। तो r बराबर क्या आएगा, r नोट बराबर आएगा r नोट बाई 2, या फिर r बराबर आएगा, r बराबर आएगा r नोट बाई 2। ये मान हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, 7 के अंदर रखेंगे समीकरण 7 से। देखिए समीकरण 7 क्या थी, हमने ज्ञात किया था समीकरण 7 के नोट बराबर, हमने ज्ञात किया था r नोट माइनस आर बाई 2। तो यहां देखिए इसकी जगह के नोट बराबर आर नोट और आर की जगह, सॉरी इसके अंदर हमने टी लिखा था, ठीक है ना, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर नोट बाई 2, आर नोट बाई 2, और ये यहां पर क्या आएगा, टी की जगह टी हाफ। इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए आगे के बराबर, के नोट बराबर, इसका हमने इसके अंदर भाग लगाया, मीन 2 को हमने लघुत्तम लिया तो क्या आएगा, 2r नोट माइनस ये क्या बच गया इसके अंदर, r नोट अपॉन क्या आएगा, 2t हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो के नोट बराबर 2r नोट में से 1r नोट जाएगा तो क्या आ गया, r नोट बाई 2t हाफ। और यहाँ से यदि हम बात करें टी हाफ, हमारे को तो क्या ज्ञात करना है, अर्धायुकाल ज्ञात करना है, टी हाफ ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, r नोट बाई 2k नोट। ठीक है ना, यह आएगा r नोट टी बराबर आएगा, टी हाफ बराबर आएगा r नोट अपॉन 2k नोट। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये जो समीकरण 8 होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी हाफ लाइफ कहलाती है, अर्धायुकाल इसका कहलाता है। और यहाँ से यदि हम इसको समानुपाती में लिखें तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
आर नॉट की, ठीक है, आर नॉट की कंसंट्रेशन की। मीन्स यहां देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यहां हम लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का मान क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। क्यों होता है ये देखिए, संख्यात्मक मान है और के नॉट क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक हट जाएगा, जब इसको समानुपाती लगाएंगे संख्यात्मक मान भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो इसका मान ये भी हट जाएगा। मीन्स यहां जो अर्धायुकाल का मान होगा वो क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है उसको देखा है और उसका जो अर्धायुकाल का मान होता है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल बन के आता है और इसका जो डेरिवेशन होता है वो भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ये हमने इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।